ठीक है। तो इसके बारे में हम बताएंगे आपको कि वीरगाथा काल की राष्ट्रीय गान कैसे स्टार्ट है। जैसे कि वीरगाथा काल के बारे में अगर बताएं तो सामान्य इतिहास का अर्थ है अतीत की घटनाओं का काल क्रमानुसार वर्णन, व्यक्ति यानी अगर हम चाहें, जैसे हमें अगर किसी के बारे में जानकारी लेनी है तो हमें पहले अतीत की चीज़ें पढ़नी है, हमें हिस्ट्री पढ़नी होगी। जब तक हम हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो आप किसी के पास्ट के बारे में नहीं जान सकते। तो ऐसे ही अगर हमें वीरगाथा काल के बारे में अगर हमें जानकारी लेनी है तो इसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, अतीत की बारे में जानकारी लेनी है। आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अगर जानकारी लेंगे तो उसके लिए पहले हमें पास्ट में जाना होगा, तब उसको हम फ्यूचर बता सकते हैं। जब तक हमें पास्ट क्लियर नहीं है, किसी के अतीत के बारे में जानकारी नहीं है, तब हम उसको किसी को भी डिक्लेयर नहीं कर सकते। इतना है समझ में। तो इसलिए साहित्य भी इतिहास से संबंध बनाता है, यानी कि जो साहित्य है हमारा हिंदी, उससे भी उसका संबंध किससे माना जाएगा, इतिहास से। क्योंकि इतिहास में हम क्या करते हैं, हमेशा पुरानी चीज़ों की गणना करते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। इतिहास में हमारा यही तो काम है कि पहले क्या हुआ था, पहले के लोग कैसे रहते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने किस तरीके से प्रोग्रेस की। तो किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए हमें पहले इतिहास का अध्ययन करना होता है। और साहित्य के इतिहास में ऐतिहासिक दृष्टि से साहित्य रचनाओं का भी अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया कि हमें हिंदी साहित्य को अभ्यास करने के लिए, जानकारी लेने के लिए हमने अतीत की घटनाओं का वर्णन किया। आगे क्या होता है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने करा था, गार्सा द दासी एंड फ्रेंच में लिखा गया था। फ्रेंच क्या हमारी लैंग्वेज, ठीक है। और जो गार्सा द दासी वो कौन है, राइटर है। क्योंकि राइटर ही, जब जितनी भी हमें जानकारी अगर हम देखेंगे कि रिटर्न तौर पर हमें किनसे जानकारी मिलती है, जो पुरातत्व अभिलेख है, तो जितने भी राइटर है उन्होंने पहले क्या होगा, फील्ड वर्क किया होगा, जगह जगह गए, उन्होंने देखा। जितनी आपको अगर किसी भी चीज़ के बारे में आपको अगर जानकारी लेनी है तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिकली करना होगा, या तो फील्ड के द्वारा या रीड करके उस चीज़ को हम जब अध्ययन करते हैं तो उनको अपने वर्ड में भी लिखते हैं। अभी चूंकि ये फ्रेंच राइटर थे तो इन्होंने अपनी फ्रांसीसी भाषा लेकर के तो इन्होंने फ्रेंच में लिखा है। फिर जॉर्ज गियर्सन आए, इन्होंने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नानक नुस्खा नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा, ठीक है, जिसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास गौरव प्राप्त हुआ। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम इतिहास साहित्य का गौरव कौन प्राप्त करने वाले कौन थे, तो आप क्या बताएंगे, जॉर्ज गियर्सन, ठीक है। अगर आपसे पूछे सर्वप्रथम फ्रांसीसी लेखक कौन थे, तो आप बताएंगे गाथा और चास्की। ये सभी के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए, क्योंकि आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में जाइए तो हिंदी के भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, जिसमें आपके लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, कुछ लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, और ये हमेशा आपके लिए आगे की काम की है। तो ये मोर इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब आपको लगे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है तो उसको आप नोट भी कर सकते हैं, ये आपको हमेशा काम होगा। जैसे जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो अपने मेन फैक्ट नोट करती है जाए, ठीक है। नेक्स्ट, इतना समझ में आया आपको पीछे का पार्ट, जितने भी बच्चे, ठीक है। अब आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृति हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी का सर्वाधिक एवं महत्वपूर्ण सर्वप्रथम सौंदर्य इतिहास है। विभिन्न प्रभावों उसके फलस्वरूप उत्पन्न काव्य धाराओं का निरूपण करते हुए आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया। जैसे अभी हमने बड़े जिनके नाम जॉर्ज गियर्सन, तो ये क्या थे, हमारे फ्रांसीसी लेखक हुए, लेकिन ऐसा नहीं। अगर हम हिंदी की बात करेंगे तो इसमें जो हमारे भारत के जो थे उनके भी तो नाम आएंगे। उन्होंने कैसे किया, तो इसमें सबसे पहले नाम किसका आएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इन्होंने क्या करा, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम एक उन्होंने उसको मैनेजमेंट, यानी कि अगर अपन को कोई काम लिखना है तो उसको पहले एक प्लानिंग के द्वारा मैनेजमेंट किया जाता है, प्रबंध के द्वारा। प्रबंध का मतलब होता है मैनेजमेंट, उसको किस तरीके से लिखना है, कौन से शब्दों का यूज करना है, किस रस का यूज करना है, कौन से उसमें चलना है, ये सब मात्राओं का एक जैसा भी आपने मन में आया उसको लिख दिया, तो उसको एक सुव्यवस्थित तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, तब आप उसको अभ्यास कराते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, विभाजन हुआ, और इस विभाजन को अब उन्होंने हिंदी का विभाजन बताया कि हिंदी को किस किस भागों में बांटा। हिंदी ऐसी नहीं कि आपने पढ़ ली, हिंदी को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जब तक हम किसी युग की प्रवृत्ति को, परिस्थिति को नहीं जानेंगे तब तक उस युग के साहित्यकार का समय मूल्यांकन नहीं कर पाते। यानी अगर हमें किसी के बारे में जानकारी लेनी है तो उसके लिए पहले हमें उस युग के साहित्यकारों के बारे में जानकारी लेनी है। आप इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास के राइटर की जानकारी लेंगे, हिंदी पढ़ेंगे तो हम साहित्यकारों के बारे में जानकारी, क्योंकि हिंदी एक साहित्य है, हिंदी लैंग्वेज में हिंदी साहित्य है।
जाए तो उसके पूरे कोशिकाओं का सेल का काउंट किया जाता है ना, तो उस हिसाब से ऐसे हिंदी के स्टूडेंट को क्या करना होता है, हमें हिंदी का मूल्यांकन करना है तो उसके साहित्यकार के बारे में जानकारी लेंगे, उससे जब उसके अंदर का निरीक्षण करते हैं ठीक उसी प्रकार साहित्य की अखंड परंपरा का अध्ययन करने के लिए कार्यवाही की आवश्यकता है। अब ऐसा नहीं है अगर हमें हिंदी को इकट्ठा नहीं पढ़ सकते, हम इस चीज़ को अगर पार्ट में डिवाइड कर दें तो हमें जल्दी क्लियरिटी होगी। अगर हम इकट्ठा पढ़ लेंगे सब चीज़ को मिक्स करके तो हमें समझ नहीं आएगा, उसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ें तो और ज़्यादा क्लियरिटी पता चलती है। नेक्स्ट, काल विभाजन का आधार सामान्य प्रवृत्ति प्रकृति का होता है एवं योगों का नामकरण यथासंभव मूल साहित्य चेतना को आधार मानकर साहित्य प्रवृत्ति के अनुसार किया जाता है। जिस कारण विशेष जिस भावना विशेष की प्रधानता रही उसके आधार पर सत्य अस्कारों ने काल निर्माण किया, यानी उन्होंने ऐसा नहीं है अगर ये डिवाइडेशन दिया है तो उन्होंने उसको भी सोच समझ के दिया है। ऐसा नहीं इसको हम आदिकाल को पूर्व मध्य में नहीं डिवाइड कर सकते, भक्ति को उत्तर मध्य में डिवाइड नहीं कर सकते, तो उस हिसाब से उन्होंने उसके आधार पर ही उनको नामांकन दिया है। प्रखर मनीषी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने डिवाइडेशन दिया है। अगर आपको कुछ कार्य विभाजन को बांटने वाले कौन थे तो इनका नाम आएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो इन्होंने हिंदी की साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया, जैसे आदिकाल या वीरगाथा काल। वीरगाथा काल को ही हम आदिकाल कहेंगे। हम आपसे कहते हैं कि वीरगाथा काल का उपनाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, आदिकाल। और आदिकाल को क्या नाम से जाना जाता है, वीरगाथा काल, जो कि अभी आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं वीरगाथा काल। इसको इन्होंने कब से माना है, 1050 से लेकर 1375 यानी 1375 तक ये इसका काल। ठीक है, इसके 2 सन दिए जाते हैं, एक तो होता है विक्रम संवत, ये विक्रम संवत वाला सन है, और एक होता है आपका संवत, तो अलग अलग है। भक्ति काल या पूर्ण मध्य काल, भक्ति काल का दूसरा नाम क्या है, पूर्ण मध्य काल, और पूर्ण मध्य का दूसरा नाम क्या है, भक्ति काल। इसका उन्होंने क्या किया, जब ये खत्म हुआ तो उसी सन से दूसरा स्टार्ट कर दिया, जैसे 1375 से 1700 ईस्वी तक। उसके बाद द्वितीय काल या उत्तर मध्य काल, इसको उन्होंने 1700 से 19 तक। ये सब ये हमेशा काम आते हैं, इनको आप अगर याद कर लेंगे तो कभी भी आपसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये आपके लिए ये आपको एक याद रहना चाहिए कि इसकी सन कितनी है। और जो अभी चल रहा है हमारा आधुनिक या लगातार काल कौन सा चल रहा है, अभी इस टाइम प्रेजेंट में कौन सा चल रहा है, आधुनिक काल। ये सब खत्म हो चुके, 1900 से स्टार्ट हो गया था हमारा आधुनिक काल या अवतरण काल। ठीक है, अब आता है जैसे आदिकाल या वीरगाथा, इसका नामकरण कैसे हुआ, तो इसका नाम सबसे पहले कब हुआ था, संवत्सर 1050 से लेकर 1375, इतना आगे समझ में। इसके कौन है, ज्योतिषीय सन है, चरण काल है, और मुसलमान में इनका ब्राह्मणी काल। श्याम सुंदर शुक्ला, ये सब इनके नाम है, इन्होंने किन नाम दिए, श्याम सुंदर शुक्ला, डॉक्टर शुक्ला और डॉक्टर विश्वनाथ, डॉक्टर नागनाथ, ये वीरगाथा काल के थे। राइटर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आदिकाल के महावीर प्रसाद द्विवेदी, बीजबावन काल के। ये सब काल में डिवाइड है, वीरगाथा काल के ही अंदर ये जो काल है ये उनके साहित्यकार है, इनको अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। राजकुमार वर्मा 4 विक्रम काल है, राहुल सामंत, इनका नाम हमने अगर सुना हो पढ़ा होगा हिंदी में, राहुल कहते हैं सामंत काल। तो इन्होंने ये सब इनके क्या है, आदिकाल और वीरगाथा काल के ये कौन हमारे साहित्यकार है। वास्तव में आदिकाल को ही ऐसा नाम दिया है जिसे किसी न किसी रूप में सभी इतिहासकारों ने स्वीकार किया। इस नाम से उस व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है जिस पर आगे साहित्य खड़ा है। ठीक है, आदिकाल की क्या परिस्थितियाँ, तो सबसे पहले क्या परिस्थिति बनी थी कि इसको किस तरीके से उन्होंने पढ़ा है। तो जैसे राजनीतिक परिस्थिति हम देखें तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, अब हम कहेंगे हर्षवर्धन कहाँ से आ गए, ये तो इतिहास की बात होगी, क्योंकि हमने क्या बोला है सब्जेक्ट को मैं इतिहास के पास्ट में जानना होगा, क्योंकि उस टाइम भी लोग थे जब आदिकाल की रचना हुई 1075 से लेकर 1300 तक का है, तो उस टाइम भी तो राजा महाराजा थे, हमारा देश तो आजाद नहीं हुआ था ना उस टाइम तो हमारे राजाओं का आधिपत्य था, राजा अपने आक्रमण करते थे, कोई लॉ ऑर्डर नहीं बना था उस टाइम। ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं, कानून हमारा कब बना, 1914 से बना, उसके बाद से बना। लेकिन उससे पहले की बात करें तो राजाओं का आधिपत्य हमारे इतिहास में, तो इतिहास हमारा हिंदी का बल से शुरू हो गया, क्योंकि कभी भी हमारे उसी टाइम आए थे। अगर हम अकबर के टाइम की करें तो उस टाइम भी कभी में रहीम थे, अकबर के टाइम रहीम का नाम सुना होगा, उनके गोए पड़े जाते हैं। ठीक है, तो और कबीरदास भी आए, तुलसीदास आए, तो ये सब हमारे पुराने हैं, उसमें हमारा कोई संज्ञान नहीं लिखा गया। अब हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारतीय असंगठित सत्ता टूटने लगी। अब जब राजा राज करते थे तो जाहिर सी बात है एक समाज को चलाने के लिए, एक सरकार चलाने के लिए एक राजा होता है। उस टाइम राजा होते थे, कोई प्रधानमंत्री नहीं होते, यानी कि जो राजा का पद होता तो आज के समय प्रधानमंत्री का पद है, तो उसको चलाने के लिए राजा होता था। अब जब राजा बन गया
लेकिन जब जो हमारे में जो डिवाइडेशन होने लगा तो इनका कैसे हुआ, जो भारत पे आते थे आक्रमण करके धर्म उनके और अपना प्रचार करके जाते थे या जबरन उनको बनाया भी जाता था, जबरदस्ती मारपीट करके तुम ये धर्म अपनाओ, जो जैसे नहीं, क्योंकि सब पहले अनएजुकेटेड थे, किसी ने किसी की समझ नहीं थी, तो लोग उनके मारपीट या हिंसा का भी पार्ट हो जाते थे। मोहम्मद गजनी ने भी भारत में कितनी बार आक्रमण किया, ये सबने पढ़ा इतिहास में, 17 बार आक्रमण किया। और उसने मथुरा और कन्नौज, ग्वालियर, सौराष्ट्र आदि मंदिरों पर उसने लूटा है और चर्चित आक्रमणों का सोमनाथ मंदिर पर उसने काफी मंदिर तोड़-फोड़ किए थे, मूर्तियां तोड़ी थी और धन को इकट्ठा किया। इसकी राजनीतिक परिस्थिति समझ में आ रही है, राजनीतिक मतलब होता है पॉलिटिकल से जोड़ा गया है। जो अगर आपसे कहा कि हमने क्वेश्चन किया आपको राजनीतिक कारण बताइए, तो समझ जाओ जब राजा महाराजा होते थे, राजा महाराजाओं का काम क्या था, वो हमें इस चीज में डालनी है। इसमें आप अपने नॉन वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एक और आता है मोहम्मद गौरी, एक कैसा मुसलमान था, बहुत ही कट्टर था, उसके अंदर कोई दया भावना नहीं थी। उसने पृथ्वीराज को पराजित किया और मुसलमानों का राज्य स्थापित किया। जैसे कि पृथ्वीराज चौहान का इसका नाम पहले आता है, क्योंकि जो हमारा वीरगाथा काल है उसमें इसके राइटर कौन होते हैं, चंद्रवरदाई है, तो चंद्रवरदाई किनके नहीं थे, किनके साथ थे, पृथ्वीराज चौहान के, तो इसलिए इनका नाम जोड़ा गया है राजनीति से। इस काल का जीवन युद्ध से प्रभावित था। इस युग में एक और जहाँ ऐसे लोग थे जो वीरता के साथ जीना चाहते थे, वही दूसरे लोग ऐसे थे जो विनाश को देखकर संसार लेकर बातें करते हैं। यानी अगर हम वीरता की बात करेंगे तो पृथ्वीराज चौहान का आएगा, जिन्होंने वीरता के साथ लड़ाई की थी। उन्होंने पहले युद्ध में तो शायद मोहम्मद गजनवी को राज्य करने के बाद में ये हार गए, क्योंकि उसने शब्दवेदी पहाड़ से उनको हराया, उनको हराना नामुमकिन था। तो उसने उसके कई उसने जब देखा कि इनको हराना मुमकिन है चौहान वंश से, तो उन्होंने उसकी शब्दवेदी पहाड़ की नीति अपनाई थी शब्दों के द्वारा, क्योंकि तब उन्होंने क्या कहते हैं मोहम्मद गौरी ने तब उनको हराया और उसके दोस्त के द्वारा, ऐसा तो अकेले उसको हरा ही नहीं सकते थे। इस काल के जीवन से प्रभावित है। अब जैसे हमने आपका वीरता के नाम के बारे में इसका वर्णन किया है, काल में वीर की बात हो रही है। वीर का मतलब होता है युद्ध करना। अगर हम कहें कि वीर करने के बारे में बताओ तो वीर का सीधी बात है, वीर का मतलब होता है युद्ध करना, जिसमें अपने युद्धों से तलवारों का यूज किया गया है। तो वीरों के नाम आएंगे, वीरों से जैसे आ जाएगा पृथ्वीराज चौहान, और गजनवी का काम किया था विनाश करना, भारत को पूरा लूट ले जाना, जो मंदिर है उनको तोड़ना, अपने धर्म का प्रचार करना। तो दो लोग इसमें डिवाइडेशन दे रहे हैं, एक ऐसे है जो वीरता के साथ जीना चाहते थे और एक ऐसे जो विनाश को देखकर बातें करते हैं, ठीक है। आगे समझ लेना। अब आती है सामाजिक स्थिति के बारे में। 18वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी का समय हिंदू सत्ता का था। जाहिर सी बात, उस टाइम कोई पार्ट डिवाइडेशन नहीं था, भारत में एक ही धर्म के लोग रहते थे। धीरे धीरे डिवाइडेशन बाद में हुआ, जैसे जब मुसलमानों ने आना शुरू कर दिया तब डिवाइडेशन बढ़ने लगा, क्योंकि वो अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे। 18वीं शताब्दी से हम हिंदू का चलना और इस्लाम सत्ता धीरे धीरे उधर होने लगी, यानी मुसलमानों का आधिपत्य हमारे ऊपर ज्यादा आने लगा। जाहिर सी बात है, जब गजनवी आया तो उसने आक्रमण स्टार्ट किया और जबरदस्ती मारपीट करके लोगों को अपने धर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया कि हमें मुसलमान बनाना नहीं करोगे तो वो हमें मारेंगे। अब लोगों को अपनी जान प्यारी थी, तो जाहिर सी बात है धर्म इस्लाम धर्म कबूल करेंगे, क्योंकि जान ही सबको प्यारी है। तो यहाँ से धीरे धीरे अब इस युग में क्या हुआ, जनता युद्ध से अत्याचार से विश्राम की आदत हुई, क्योंकि उनमें ज्यादातर अत्याचार होने लगे, जबरदस्ती उन्हें मुसलमान में कन्वर्ट करने लगा, यानी इस्लाम धर्म अपनाने के लिए जबरन कहने लगे। जनता की स्थिति अत्यंत रही थी और वह शासन और धर्म दोनों से ही स्वयं को निराशित पा रही थी। वास्तविकता है कि दोनों ही जनता का शोषण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं शोषण, मतलब क्या होता है, किसी को ज्यादा ही परेशान करना। हमने आपसे कहा कि ये धर्म कबूल करो, तुम करें हम नहीं कर रहे, तो हम तुम्हें क्या करेंगे, मारपीट करेंगे, तुम्हारी पर और अत्याचार करेंगे। जब तुम ज्यादा परेशान रहेंगे, या तो तुम मर जाओगे, सुसाइड करोगे, नहीं तो फिर धर्म एक्सेप्ट करोगे। तो ऐसे ऐसे क्या होगा, धर्म उनका बढ़ेगा जो हमें जबरदस्ती मुसलमान, तो मुसलमानों की संख्या हिंदू से ही कन्वर्ट होगी, हिंदू से ही मुसलमान बने, वो अलग से नहीं आए। नेक्स्ट, समाज छोटी छोटी जातियां उपजातियों के बारे में बात करता। जाहिर सी बात है, जातियां थी जो कि आपने पढ़ी है शुरू से ही, वेदर्थ से स्टार्ट हुई थी, 4 जातियों में डिवाइडेशन था, ये सबने पढ़ाया है। 4 वर्ग में जातियां थी, कौन कौन सी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और उनको जातियों के अकॉर्डिंग ही काम करवाया जाता था। ब्राह्मण का काम क्या था, पूजा पाठ करना। वैश्य का काम था जो सोना का काम करते, क्षत्रिय युद्ध के लिए लड़े जाते थे, जैसे कि युद्ध के लिए चौहान वंश वगैरह आएंगे, क्षत्रिय में आएंगे। इनका काम था युद्ध से लड़ना, जितने भी युद्ध होते थे तो ये सब क्षत्रिय का काम होता था। और शूद्र का काम क्या था, जैसे
सफाई का काम करना, इनको हमने जाति के अकॉर्डिंग काम करते थे। अब जाति उपजाति बटेगी, तो अब जब जाति की बात है, जब जाति उपजाति बटेगी तो रूढ़िवादी परंपरा भी आएगी, लोगों के विचार बदलेंगे, क्योंकि जाति उपजाति ने लोगों को बांट दिया है, तो उस हिसाब से लोगों को मन में घृणा भी आएगी कि ये निम्न जाति का है, हम इसको नहीं छू सकते। तो रूढ़िवादी परंपरा का मतलब होता है पुरानी परंपराएं जो लोग अभी भी चलाते हैं। ऐसा अगर आपको देखा जाएगा तो आप छोटे छोटे इलाकों में जाएंगे तो अभी भी रूढ़िवादी परंपराएं राजमान है। ऐसा नहीं है कभी खत्म हो गई है, क्योंकि अभी भी कई पुराने लोग इन परंपराओं से जुड़े हैं जो जाति और उपजाति में बटे हैं, और अभी भले ही लोग एजुकेटेड हो गए लेकिन इन परंपराओं को अभी भी मानते हैं। ठीक है, समाज में नारी की जैसा कुछ नहीं हो गई, सीधी सी बात है, उसका एजुकेशन सिस्टम नहीं था, लोग नारियों को पढ़ने नहीं देते थे, उनका काम क्या था कि नारी घर में रहेगी। अगर हम वैदिक काल की बात करें तो उस टाइम नारी की स्थिति बहुत अच्छी थी, वो पढ़ती भी थी, युद्ध के समय भी भाग लेती थी, जो पूजा पाठ थी उस समय। लेकिन जब नारियों की स्थिति देखी जाए तो उत्तर वैदिक काल आया, उसमें नारियों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई, उनको एक जुआ वगैरह शराब में खेलने के लिए, मनोरंजन के लिए उपयोग करने लगे, और धीरे धीरे उनकी स्थिति और डाउन हो गई। जब मुस्लिम धर्म आया तो उसमें भी नारी की स्थिति यही रहती है, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है, उनको घर में ही बैठने के लिए फोर्स किया जाता है, और उन पर मारपीट, उनको अपने मनोरंजन के लिए उपयोग किया जाता है। तो इनकी स्थिति किस तरीके की हो गई है, दयनीय हो गई, और फिर उनका काम क्या होगा, मात्र भोग की वस्तु, यानी उनको जब अपनी भोग की वस्तु से सीधी सी बात है, जब उनको मनोरंजन करना है तो वो स्त्री का यूज कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रय विक्रय करना, जो अभी भी आपको सुना होगा कि लड़कियों को भेजा जाता है, औरतों को, महिलाओं को। क्रय विक्रय का मतलब यही है कि उनको अपनी खुशी के लिए इधर से उधर उनको बेच दिया जाता था पैसों से। कई गरीब के लोग हैं, जबरन उनके बेटियों को उठा लिया जाता था, जो बड़े बड़े उच्च कुल के लोग होते थे, राजा महाराजा हैं, जैसे कि कुछ राजा अच्छे भी होते हैं, कुछ राजा नहीं, तो लेकिन जब उनको अपनी खुशी के लिए लड़कियों को ले जाते थे, बेच दिया जाता था। सामान्य जन शिक्षा से वंचित थी। अब जाहिर सी बात है, अगर शिक्षा नहीं होगी, शिक्षा एक ऐसी चीज है कि अगर जब तक इंसान शिक्षित नहीं होगा वो अपने दिमाग का यूज ढंग से नहीं कर सकता। उसको जैसा कहोगे वो एक जानवर की बात हो जाता है, उसको जैसा समझाया जाता है वो उस हिसाब से काम करता है। तो शिक्षा इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, शिक्षा से उसका दिमाग, तो जब शिक्षा नहीं होगी तो निरंतर बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी। गरीबी से क्या होगा, लोग एक दूसरे के लिए, अब जब जाहिर सी बात है खाने पीने की वस्तुएं नहीं मिल रही है लोगों को, तो क्या करेंगे, मरेंगे या लड़ाई झगड़ा करेंगे। निरंतर मतलब होता है गरीबी, तो गरीब शिक्षा हर चीज का निपटारा है। शिक्षित व्यक्ति हो गया तो गरीबी से भी निपट सकता है। ठीक है, घर का पालन पोषण भी कर सकता है, आने वाली पीढ़ी को भी, और इससे समाज का विकास हो सकता है। तो सती प्रथा का भयंकर अभिशाप था, और राजपूत में आत्मसम्मान का स्वाभिमान भी था। अब राजपूत लोगों को क्या होता है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा पसंद होता है। जो राजपूत लोग होते हैं उस टाइम क्या थे, राजपूत क्षत्रिय वंश ज्यादा था, मेरा 54 वंश चल रहा था, तो वो किसमें होते हैं, राजपूत में, उनको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट पसंद होता है। तो उस टाइम सती प्रथा का भी काफी क्रेज था। सती प्रथा जानते हो, क्या जानते हो सती प्रथा? सती प्रथा मतलब होता है, अब हम एक अलग राजा हैं, आप किसी देश के राजा या किसी भी राज्य के राजा है, उस टाइम राज्य चलते थे, छोटे छोटे वर्गों में विभाजित था। हमने युद्ध किया, आप हार गए, तो आपकी जितना भी धन है, आपकी रानियां हैं, आपके दास हैं, तो हमारे अधीन होंगे, क्योंकि आप हमसे जीत नहीं पाए। पहले हम आपको बताएंगे कि हम युद्ध कर रहे हैं, आप अगर हमसे जीत सकते हो ठीक है, नहीं तो हमारे तो आपकी जितनी भी रानियां, अब जो रानियां हैं वो हमारी रानियां हो जाएंगी। तो जो राजपूत की रानियां थी उनको अपना आत्मसम्मान प्यारा होता था, वो चाहती थी कि हम अपने राजा के अकेले किसी के अधीन नहीं होंगे, तो वो एक जोहर करती थी। ठीक है,
कल्चर कैसा था, काफी अच्छा चल रहा था, ठीक है। और स्वाधीनता भी थी, देशभक्ति भी थी। स्वाधीनता मतलब लोग अपने हिसाब से निश्चय ले सकते थे, उनके ऊपर कोई पराधीनता मतलब होता उनपे आधिपत्य जमाना। स्वाधीनता मतलब खुद के अधीन है, अपना निर्णय ले सकते हैं, हमें किसी के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। पारंपरिक संगीत, मूर्ति कला, चित्रकला। सांस्कृतिक मतलब होता है कल्चर, हमारा क्या कल्चर है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि हमारे अभी धरोहर क्या क्या है पुराने जमाने की, तो आप बताएंगे किले देखे जाते हैं आप किला देखने के लिए, जो हमारी धरोहर है, कई स्तंभ है, कई स्तूप है, तो ये हमारे संस्कृति से रिलेटेड है। तो ऐसी मूर्ति कला, चित्रकला आदि इन्होंने प्रकट की। यहाँ पे कई मूर्ति कला, चित्रकला का भी उपयोग हुआ। उस समय मंदिरों का भी निर्माण कदम से होने लगा, जैसे भुवनेश्वर, सोमनाथ, पुरी और खजुराहो, जो अभी भी आज भी प्रचलित है और लोग उन्हें देखने जाते हैं। प्राय सभी कला में धार्मिक भावनाओं की छाप थी। अल-बरूनी ने हिंदुओं के मंदिर शैली की बड़ी प्रशंसा की, किंतु मुसलमान इस कला पर कुठाराघात किया और मंदिरों को नष्ट करते गए। अब जो अल-बरूनी थे वो भी थे, आपने देखा था अल-बरूनी आए, इन्होंने इतिहास का प्रमाण किया था। इतिहास में अल-बरूनी की किताब है, तुतिये पढ़ा है अगर आपने पढ़ा तो ये आए, इन्होंने देखा। अब जब मुसलमान आए तो उन्होंने देखा कि भारतीय संस्कृति काफी अच्छी है, हमारे देश से अच्छी है, तो उन्होंने उसको क्या करा, उन्होंने मंदिरों को नष्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनमें मस्जिदें होती हैं। और हमारे यहाँ पे कई ऐसे ऐतिहासिक धरोहर हैं जो लोगों को प्राचीन के बारे में जानकारी देती हैं, जिन्हें हम देखकर आज भी आश्चर्य होते हैं कि ऐसे जैसे ताजमहल है, आप उसके बारे में जानते हैं। कई ऐसे ऐसे पुराने मंदिर हैं जिन्हें हम देखते हैं कि जो अभी भी टूटी ढीली नहीं है, उनकी टूटी नहीं। आज के अगर घर मंदिर देखें तो काफी जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन अगर हम पुराने मंदिरों, पुराने धरोहर के बारे में बात करें तो अभी भी 200, 300, हजारों साल तक टिके हुए हैं। तो मुसलमानों को लगा इनको नष्ट करना चाहिए, हिंदू भारत की धरोहर को नष्ट करने की कोशिश। यमनों के आक्रमण से भारतीय संस्कृति का विघटन होने लगा और हमारे त्योहार, मेलों, खान-पान, वेशभूषा आदि पर इस्लाम का गहरा प्रभाव पड़ता रहा, क्योंकि जब इस्लाम धर्म आया तो उन्होंने सोचा जैसे हम रहेंगे वैसे इनको भी हम रहना सिखाएंगे। तो जो चीजें हैं वो मुसलमानों ने चेंज करना स्टार्ट कर दिया। कला के क्षेत्र में भारतीय परंपरा लुप्त होती गई, ठीक है, क्योंकि मुसलमानों का आधिपत्य स्टार्ट हो गया। गायन, वादन, नृत्य आदि पर विदेशी संस्कृति का प्रभाव पड़ने लगा। जो विदेशी लोग थे, अल-बरूनी आए हैं और जो हमने आपको बताया था जैसे कालिदास आए, इन सब उन्होंने कल्वी और आगे तक चेंजेस भी करना स्टार्ट कर दिया। इन दिनों ने विदेशी कलाओं को प्रदान किया, जिसके कारण धीरे धीरे भारतीय संस्कृति लुप्त होती चली गई, क्योंकि उन्हें लगता है कि विदेशी संस्कृति भी अच्छी है, हमें इसको भी अपनाना चाहिए। तो धीरे धीरे जो हमारी भारतीय संस्कृति को लुप्त होती गई। अब आपने आजकल देखा होगा, आजकल वेस्टर्न कल्चर ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, इंडियन कल्चर को भूलते जा रहे हैं। मुसलमान मूर्ति विरोधी थे, मूर्ति कला का भी विकास समाप्त हो गया, क्योंकि मुसलमान मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने बस यही मुसलमान, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जो ईसाई धर्म है वो बस क्या करता है, ये जबरन लोगों को मुसलमान बनाते हैं और हिंदुओं की जो भी मूर्ति पूजा वगैरह इनको जबरदस्ती तोड़ फोड़ करते हैं। अगर हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म को चलेंगे तो ये ऐसा नहीं करते, ये किसी पे जबरन नहीं करते हैं, इनका काम भले प्रचार प्रसार होगा, लेकिन ये किसी को हार्म नहीं करते, नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन जो मुसलमान होते हैं मूर्ति पूजा के विरोधी थे, वो नहीं चाहते थे कि मूर्ति पूजा ज्यादा बढ़े, पूजा पाठ ज्यादा हो, तो उन्होंने मूर्ति को ही तोड़ना स्टार्ट कर दिया। अब साहित्य की बात करें, जो कि आप पढ़ ही रहे हैं, तो इस काल में साहित्यिक परिस्थितियों का विशेष महत्व, शांत वातावरण में इसकी निरंतर विकास किया गया। अब उस टाइम लोगों की इतनी हलचल होती थी, युद्ध हो रहे हैं, लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें इसका निरंतर विकास होता चला गया। ऐसा तो नहीं कि साहित्य रुक गया हो, वहाँ पे भारत की स्थिति भले ही खराब रही हो उस टाइम में, लेकिन साहित्य चलता रहा। इस काल में ज्योतिष दर्शन आदि विषयों के अलावा हर्ष का निश्चित चरित्र आदि जैसे काव्यों की रचना हुई। ये हमारी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए हर्ष का निश्चित चरित्र किस टाइम हो गया, किसकी रचना है, तो कवियों की जो रचना हुई है हर्ष का निश्चित। कवियों ने कौन सी रचना की है, हर्ष का निश्चित चरित्र, ठीक है। नेक्स्ट, संस्कृत में भी खूब रचनाएं की गई, इसके साथ ही प्राकृत और अपभ्रंश में भी प्रचुर मात्रा में श्रेष्ठ साहित्य रचा गया। जैन व सिद्धों का साहित्य इसका प्रमाण है। प्राकृत और अपभ्रंश में भी अब जो कि संस्कृत भाषा उस टाइम ऐसी प्रचलित थी, जितने भी कवि थे वो संस्कृत भाषा का भी यूज करते। देश भाषा में भी साहित्य की रचना हुई। साहित्य जनता की भावनाओं को, मानसिक स्थितियों को व्यक्त करने का माध्यम बन गई, ठीक है। संस्कृत की कवि रचनात्मक प्रतिभा के उद्घाटन में, अपभ्रंश के कवि धर्म प्रचार में किए। इस काल में हिंदी एक ऐसी भाषा थी जो साहित्य के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों को किसी भी रूप में उद्घाटित कर सकती है। यानी हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे लोग सरल शब्दों में समझ सकते हैं। अगर हम आपको संस्कृत में ये पूरा ग्रंथ लिख देते तो क्या आप उसको समझ सकते? नहीं। हम फारसी भाषा में लिखते नहीं, हम यूनानी भाषा में लिखते नहीं, लेकिन हिंदी भाषा ऐसी है जो लोगों को सरल
हिंदी साहित्य की